नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। चलिए आज के आर्टिकल देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये जलवायु परिवर्तन के संबंध में है, क्लाइमेट चेंज के संबंध में है कि आज के इस दौर में हमें क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो नीतियाँ हैं उनमें कुछ नए आइडियाज़ की, नए हस्तक्षेपों की आवश्यकता है क्या। वैश्विक लेवल पे खासकर ये बात करता है कि वैश्विक लेवल पर, वैश्विक स्तर पर हमें किन बदलावों की, किन नीतियों की, किस प्रकार की नीतियों की आवश्यकता है। साथ में ये वास्तविकता बताता है कि कैसे विकसित और विकासशील जो देश है उनमें कितना बड़ा अंतर है कार्बन एमिशंस के बीच में और उससे संबंधित जो दूसरी चीज़ें हैं उनमें। उसके बाद में हमारा जो दूसरा आर्टिकल है ये बात करता है इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में कि इलेक्ट्रल बॉन्ड की कितनी पारदर्शिता है। हाल ही में जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, उनके द्वारा एक निर्णय दिया गया, उसी पर यह आर्टिकल बात करता है। और अंत में न्यूज़ इन फ्लैश होता है, जैसे कि आपको पता है, जिसमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं जो कि हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले लॉ सीखो कि ये कुछ कोर्सेज और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज, जो कि हमारी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए है। उसके अलावा भी लॉ सीखो के और भी कोर्सेज है। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो चलिए आज का एमसीक्यू देखते हैं। हाल ही में जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा एक ड्राइवरलेस ट्रेन का ऑपरेशन स्टार्ट किया गया भारत में। तो ये निम्न में से किस मेट्रो में स्टार्ट किया गया है? आपका ऑप्शन ए है दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, ऑप्शन बी है मुंबई मेट्रो, ऑप्शन सी है पुणे मेट्रो, या ऑप्शन डी जयपुर मेट्रो। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए वर्णनात्मक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वो यह है कि आज के इस दौर में जो क्लाइमेट चेंज है, जो जलवायु परिवर्तन है, इसमें किन पॉलिसी इंटरवेंशन, किन नीतिगत हस्तक्षेपों की आवश्यकता है वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर। इसकी एक विस्तृत आपको चर्चा करनी है। आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए हमारा पहला आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं कि क्लाइमेट पॉलिसी हमारी कैसी होनी चाहिए, क्या बदलाव होनी चाहिए, ये समाचार में कैसे आया। तो 2021 जो है, ये राइटर बताते हैं ये होने वाला है न्यू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी ईयर के रूप में, क्योंकि इसमें हमें एक बड़े बदलाव पॉलिसी चेंज, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी में देखने को मिल सकते हैं। खासकर मेजर इकोनॉमीज जो कि मुख्य अर्थव्यवस्था है, जैसे भारत देश जैसे देश जिन्होंने अपना लक्ष्य रखा है 2030 तक पेरिस एग्रीमेंट की जितनी भी कंडीशन है उन्हें फुलफिल करने का, तो इनके लिए भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण साल होगा। इन देशों में भी हमें बहुत बड़े बड़े एक नीतिगत बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो जो क्लाइमेट पॉलिसी है इसके संबंधित क्या इश्यूज है, क्या चुनौतियां हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि इन इक्वालिटी बिल्ड इनटू क्लाइमेट ट्रीटी। तो जो क्लाइमेट ट्रीटी हुई है, पेरिस एग्रीमेंट हुई है, तो इसमें एक इन इक्वालिटी है, एक इक्विटी है। वो क्या है? सबसे पहले तो ये है कंसीडर टोटल एमिशन साइज एंड पॉपुलेशन मेकिंग इंडिया 4th लार्जेस्ट एमिटर। तो अगर हम टोटल एमिशन, साइज, पॉपुलेशन इन सबको देखें तो भारत चौथे नंबर का लार्जेस्ट एमिटर है, कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश है। लेकिन अगर हम आंकड़ों में और जाए और हम एनालाइज करें अच्छे से, तो यूएन की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार हमें पता लगता है कि वर्ल्ड की जो टॉप 1% रिचेस्ट लोग हैं वो बॉटम 50% से दोगुना कार्बन एमिशन करते हैं। तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है। उसके साथ में जब भी हम कार्बन न्यूट्रलिटी की बात करते हैं, तो कार्बन न्यूट्रलिटी क्या होता है कि जितना आपका एमिशन हो रहा है उसको आप बैलेंस करें कि आपके यहाँ पे जितने पेड़ है, फॉरेस्ट है, वो उतना कार्बन को एब्जॉर्व कर सके। मतलब जितना उत्सर्जन हो रहा है उतना फॉरेस्ट के द्वारा उतना एब्जॉर्प्शन किया जा रहा है, उसे कहते हैं कार्बन न्यूट्रलिटी। लेकिन राइटर इसे अपने आप में एक वेग टर्म मानते हैं, क्योंकि भारत जैसे जो देश है वो अपने आप में एक लेट कमर्स है, कि मतलब इन्होंने अपनी कार्रवाई काफ़ी लेट स्टार्ट की गई है। जैसे हम यूएस, यूरोप को देखें, हैज़ ऑलरेडी रीच्ड देयर पीक लेवल्स एंड रिसेंटली हैव रिड्यूस देयर एमिशन। तो ये अपने आप में यूएस और ईयू जैसे जो संघ है, ये अपने आप में इन्होंने अपनी जो लिमिट होनी थी वो ऑलरेडी अचीव कर ली है, और अब ये धीरे धीरे अपना स्तर कम करते जा रहे हैं। मतलब इन्होंने जितना डैमेज करना था
उनने अपने आप में हाल ही में पूरा डैमेज कर चुके हैं। भारत जो अभी भी विकासशील देश है ये एमिशन कर रहा है, तो हमें उस पीक पे पहुंचने के लिए, हमारे डेवलपमेंट की पीक पे पहुंचने के लिए अभी समय है। और आप अभी से कह रहे हो कि यहाँ पे हमें कार्बन न्यूट्रलिटी लानी है, तो ये अपने आप में विकासशील देश जो है, डेवलपिंग कंट्री जो है, उनके लिए एक इम्पॉसिबल सी चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे सैचुरेशन लेवल्स की बात करिए, एमिशन की बात करिए, तो वो भी हम जान लेते हैं। तो 2/3 ऑफ एमिशन अराइज फ्रॉम डिमांड ऑफ मिडिल क्लास फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, मोबिलिटी, बिल्डिंग एंड डाइट। तो जो 2/3 एमिशन है ये मिडिल क्लास जो वर्ग है विश्व में उनके द्वारा किया जाता है। फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मूलभूत सुविधा जो है वो ढांचा खड़ा करने के लिए हो, मोबिलिटी जो आपका ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन हो उससे संबंधित हो, बिल्डिंग से संबंधित हो, या आपके जो खान पान डाइट है उससे ये संबंधित होता है। तो 2/3 एमिशन जो है वो इस क्षेत्र से आता है। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, आधारभूत ढांचा जो हम खड़ा करते हैं, ये अपने आप में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। हैज़ यूज्ड हाफ ऑफ टोटल मटेरियल्स। तो लगभग आधा मटेरियल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है जिससे कार्बन उत्सर्जन होता है, जिसमें कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, स्टील जैसी कुछ चीज़ें हैं। तो इन सिटीज रिफ्लेक्टेड इन सैचुरेशन लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विद कंजम्पशन नॉट प्रोडक्शन। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो आपका एमिशन हो रहा है, जो सैचुरेशन लेवल्स आए हैं, ये आपके कंजम्पशन से आए हैं, ना कि प्रोडक्शन से आए हैं। मतलब मिडिल क्लास के द्वारा, जब लोगों के द्वारा इसका कंजम्पशन किया जा रहा है, तब हमें ये सैचुरेशन लेवल और एमिशन देखने को मिलता है। तो चलिए पॉपुलेशन टू एमिशन रेशियो की अगर हम बात करें कि पॉपुलेशन और जितनी जनसंख्या है और जितना उत्सर्जन हो रहा है उसके हम एक रेशियो को कंपेयर करें, तो 1950 की अगर हम बात करें तो यूएस एमिशन पीक्ड एट 40%। तो यूएस का जो एमिशन है वो 40% तक पीक कर गया है। मतलब वर्ल्ड में जितना एमिशन किया जा रहा है उसमें अकेले यूएस ने 40% तक गया है। अब ये जो संख्या है, जो उत्सर्जन का जो रेशियो है, कम हो गया है, 26% तक आ गया है। तो अपने आप में रिड्यूस करने वाले जो 26% का रिडक्शन हुआ, ये अपने आप में वर्ल्ड में किसी कंट्री के द्वारा किया गया सबसे बड़ा रिडक्शन है। वही हम नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की बात करें तो हैज़ लेस देन 1/4 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिड्यूस्ड टू 1/5 इन 2010। तो जो 1/4 पॉपुलेशन के द्वारा किया जाता था वो अब 1/5 पॉपुलेशन के द्वारा किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर एक संख्या में कमी आई है। मतलब नॉर्थ अमेरिका और यूरोप जैसे जो संघ हैं, इन्होंने भी अपना पीक अचीव करते हुए अभी ये वापस कम होते, यहाँ पे रिडक्शन होते हुए यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ ग्लोबल मटेरियल यूज। तो अगर हम इन विकसित देशों की, इस विकसित संघ की बात करें तो जितना एमिशन होता है उससे आधे के करीब इन्हीं के द्वारा किया जाता है। चाइना बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाइना में जो पॉपुलेशन है वो यूएस से 4 गुना है और टोटल 12% जो एमिशन होता है वो चाइना के द्वारा किया जाता है। वही भारत की अगर हम बात करें तो भारत की जो जनसंख्या है वो चीन से काफ़ी करीब है। अगले आने वाले दशक में हम हो सकता है चाइना की पॉपुलेशन को क्रॉस कर दे। लेकिन अगर हम क्यूमुलेटिव एमिशन देखें, हम कुल एमिशन उत्सर्जन देखें तो ये करीब 3% के आसपास है। तो यहाँ पर ग्रोथ कमेंस्ड इन एशिया आफ्टर द वेस्ट। तो अभी एक ट्रेंड देखने को ये मिल रहा है कि जो डेवलपमेंट का ट्रेंड है ये वेस्ट, जो पश्चिम है, पश्चिम से बढ़ते हुए अब एशिया की ओर बढ़ा है। तो एशिया महाद्वीप में अभी डेवलपमेंट हो रहा है, तो एक चांसेस है कि यहाँ पे एमिशन हो सकता है और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो अगर उसके अलावा अगर हम वेस्ट की बात करें, पश्चिमी देशों की बात करें, तो यहाँ पर जो रिसोर्सेज का यूज़ है ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में ज़्यादा हुआ। तो यहाँ पर 1970 का जो एक दशक था उस टाइम पे ये अपने आप के पीक पे एमिशन था, जो अभी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो कुछ स्टेप्स सजेस्ट करे हैं राइटर ने कि क्या स्टेप्स हो सकते हैं। सबसे पहले तो इंडिया मस्ट हाईलाइट इट्स यूनिक नेशनल सर्कमस्टेंसेस, कि भारत को वैश्विक लेवल पे अपनी जो परिस्थिति है, अपनी जो यूनिक परिस्थिति है, उन्हें सामने रखने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम देखें तो मीट इंडस्ट्री, स्पेशली अगर बीफ का अगर हम बीफ इंडस्ट्री देखें तो ये अपने आप में 1/3 ग्लोबल एमिशन करता है। तो अगर हम भारतीयों की बात करें तो भारतीयों के द्वारा जो मीट का कंजम्पशन है ये 4 kg मीट पर ईयर किया जाता है। वही अगर हम यूरोपीय यूनियन को देखें तो यहाँ पे 55 kg पर ईयर प्रति व्यक्ति के द्वारा एक इसका जो कंजम्पशन है वो किया जाता है। यूएस में यही 100 किलो
पर ईयर पर व्यक्ति के हिसाब से है। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा अंतर है कि जहाँ पे बीफ जैसा जो प्रोडक्ट है, मीट इंडस्ट्री जो है वो 1/3 कंट्रीब्यूट करती है और वहाँ पे भारत कितना कम इस लेवल पे कंट्रीब्यूट करता है। तो हमें ज़रूरत है कि हम हमारी जो परिस्थिति है, उन जो विभिन्न एक यूनिक नेशनल सर्कमस्टेंसेस है, इसको वर्ल्ड के सामने रखें। उसके साथ में जो हमने 2030 तक लक्ष्य रखा है कि हम पेरिस एग्रीमेंट की सारी जितनी भी शर्तें हैं उन्हें मान लेंगे, इसको राइटर ने सजेस्ट करा है कि आप एक अल्टरनेटिव गोल रखिए 2050 तक, क्योंकि अभी भी जो पर कैपिटा एमिशन है ये हमारे देश में ज़्यादा है और ज़्यादा है, लेकिन ग्लोबल एवरेज अगर देखें तो इससे ये कम है। इसीलिए ज़रूरत है कि हम अपने जो सर्कमस्टेंसेस है और जो हमारी ज़रूरतें है और जिस प्रकार से हमारे देश में बदलाव आ रहे हैं उसको कंसिडर करते हुए आगे बढ़े। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट एमिशन शुड बी ब्रॉट इनटू ग्लोबल एजेंडा। तो ग्लोबल एजेंडा जो है, पेरिस एग्रीमेंट जो है, उसमें ट्रांसपोर्ट एमिशन को इतनी तवज्जो नहीं दी गई है। तो इस पर भी महत्वपूर्ण ध्यान, ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है, उससे भी महत्वपूर्ण ध्यान देने की आवश्यकता है। राइटर ने इस आर्टिकल में ये बताया है। तो चलिए, हमारा जो दूसरा आर्टिकल है हमारे लोकतंत्र के बारे में है, पारदर्शिता के बारे में है, आरटीआई के बारे में है। तो हम जानते हैं क्या, आज हाल ही में जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, इनके द्वारा ये निर्णय दिया गया कि जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के द्वारा जो डोनेशन किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज को, ये आरटीआई के जो सूचना का अधिकार है इसके परव्यू के बाहर है। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं और इस जो पर्टिकुलर एक ऑर्डर दिया गया है इसका क्या परिणाम हो सकता है। सबसे पहले बात तो ये कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है उस पर हमेशा से ये चर्चा रही है कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, पारदर्शिता नहीं है और इसमें एक मनमाने ढंग से कंट्रीब्यूट करने की और एक ऐसी प्रणाली, एक अल्टरनेट ऐसी प्रणाली तैयार करने की जिसमें बहुत ज़्यादा आर्बिट्रीनेस हो, वो तैयार करने का ये एक महत्वपूर्ण कारक इलेक्ट्रल बॉन्ड हो सकता है और ये कंट्रीब्यूट आगे चल के करेगा। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी और जो डोनर्स हैं इनके बीच में एक नेक्सस बनता हुआ दिखता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके की पारदर्शिता नहीं है। अगर हम PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 2013 का एक महत्वपूर्ण जजमेंट है, इसको अगर हम देखें तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसने उन्होंने कहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसमें इंक्लूड करता है कि वोटर को जो वोट देने का अधिकार है, ये भी इंक्लूड करता है कि उसे उसके कैंडिडेट के बारे में सारी जानकारी होनी ज़रूरी है। जो इलेक्शन कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर इसीलिए ही जब एफिडेविट फाइल किया जाता है तो उसको पब्लिक किया जाता है कि कितने क्रिमिनल केसेस है उन पर, कितने उनके पास में संपत्ति है, कितनी उनकी शिक्षा दीक्षा की गई है, इलेक्शन जो कैंडिडेट्स है उनकी। तो उसी में ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसको फाइनेंस जो है, उससे जो इलेक्शन लड़ने का पैसा मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है। तो यहाँ पर जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है उनके द्वारा ये आरटीआई रिजेक्ट की गई, उसके पीछे 2 ग्राउंड थे। एक तो ये कि सेक्शन 8 की ये परव्यू में आता है। अब सेक्शन 8 के परव्यू में आता है, इसका मतलब ये है कि जो इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है ये पब्लिक इंटरेस्ट की नहीं है। लेकिन सेक्शन 8 का एक्सेप्शन हमें देखने को मिलता है सेक्शन 8(2) में। तो ये जो सेक्शन 8(2) है, एक्सेप्शन है, इसमें ये बताया गया है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट जो है ये एक पर्सनल हार्म से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो तो ऐसे केस में आप इंफॉर्मेशन आपको फर्निश करनी पड़ती है। दिस ओवरराइड्स द ग्राउंड रिलाइड बाय CIC। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है उनके द्वारा जो एक ऑर्डर दिया गया है ये सेक्शन पर्टिकुलर इसको ओवरराइड करता है। अब देखने वाली बात रहेंगी कि अगर ये जो ऑर्डर है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का ये सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो इस पे सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देती है। तो पब्लिक इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो CIC अर्लियर डीम्ड पॉलिटिकल पार्टी टू बी पब्लिक अथॉरिटीज अंडर RTI। तो अगर जब भी पब्लिक इंटरेस्ट की बात करते हैं तो खुद जो CIC है उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है इन्हें RTI के परव्यू में आना चाहिए। उसके साथ में फंड्स रिसीव्ड बाय पार्टीज फ्रॉम डोनर इज नेचुरली ऑफ इंटरेस्ट टू द वोटर्स। तो CIC ने खुद ये माना है कि जो भी फंड्स रिसीव किए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा डोनर से, ये आपके वोटर की जानकारी में आना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑफ वोटर ये
हो जाता है यहाँ पर। उसके अलावा पब्लिक स्क्रूटनी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, कि आपके जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि पब्लिक स्क्रूटनी की जाए पॉलिटिकल पार्टीज की और उनके उम्मीदवारों की। तो चलिए थोड़ा सा हम ये पूरा जो आर्टिकल का डिस्कशन है ये राउंड अप करें। उसके पहले इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये कैसा वर्क करता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सरकार जो इलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा कुछ नोटिफाइड बैंक किए गए हैं। अब ये जो नोटिफाइड बैंक है यहाँ से इलेक्टोरल बॉन्ड्स आपको जो डोनर है वो ले सकता है। अब जो द डोनर्स बायस इन इलेक्टोरल बॉन्ड यूजिंग अ चेक एंड डिजिटल पेमेंट, तो डोनर जो है वो चेक या डिजिटल पेमेंट के माध्यम से ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स ले सकता है। अब द डोनर गिव्स द पार्टी टू हिज और हर चॉइस द बॉन्ड विद इन स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम, तो एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है उसके अंतर्गत डोनर जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन कर सकता है। नाउ द पार्टी डिपॉजिट द बॉन्ड इन एन अकाउंट द डिटेल्स ऑफ विच आर विद इलेक्टोरल कमीशन। अब यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको जो डोनेशन किया जाता है इसकी जानकारी जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल कमीशन जो है उन तक ही सीमित रहती है इस पर्टिकुलर केस में। तो चलिए अब हम न्यूज़ एंड फ्लैश के और आते हैं कि महत्वपूर्ण समाचार क्या है। तो इंडियन नेशनल ओशियनिक इंफॉर्मेशन सर्विस जो है इनके द्वारा डिजिटल ओशियन लॉन्च किया गया है। तो ये अपने आप में एक वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा फॉर ऑल डेटा रिलेटेड नीड्स। तो इसमें रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ऑपरेशनल एजेंसीज, स्ट्रेटेजिक यूजर्स, एकेडमिक कम्युनिटी, मैरीटाइम इंडस्ट्री और पब्लिक, इन सब की जो ज़रूरतें है इस पर्टिकुलर एक डेटाबेस में डिजिटल ओशियन में मिल जाएंगे। तो ये अपने आप का जो ओशियन डेटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है अपने आप में ये इंडिविजुअल है, ये बहुत अच्छी पहल सरकार के द्वारा की गई है। तो अभी देखते हैं ये कितना सक्सेसफुल होता है, लोगों को इतना रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो है यूनिवर्सिटीज़ है इनको इसका कितना ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो चलिए हमारा विश्लेषण आज यही समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप वो लॉ सीखो की वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं। तो चलिए इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।